कहोगे भैया आपने ऐसा क्यों नहीं कहा प्रोटॉन ज्यादा है, यहां तो आपने कहा था इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पर आपने यहां कह दिया इलेक्ट्रॉन कम है। भैया इलेक्ट्रॉन कम इसलिए बोला, एक्सचेंज किसका हो सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही का एक्सचेंज हो सकता है। भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर दुबक के बैठे हैं, उनका कच्छू नहीं होना, जो होना है वो किसका होना है, हाँ इलेक्ट्रॉन ही का एक्सचेंज होगा। या तो वो जाएगा या तो वो आएगा, जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, आएगा तो नेगेटिव चार्ज, अगर बराबर तो न्यूट्रल, कोई टेंशन नहीं। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। चलिए चार्ज के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज होती कूलाम, यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज की एक प्रॉपर्टी है जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब Q इज इक्वल टू N इंटू ई, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब है किसी भी बॉडी पे कोई भी जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज जो होता है वो बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो स्मॉलेस्ट चार्ज या बेसिक चार्ज का बिल्कुल इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये बेसिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द फंडामेंटल। इससे छोटा चार्ज कोई है ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, चार्ज ऑन एन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों चार्जेस बराबर होते हैं, बस एक प्लस में एक माइनस में। यदि ये प्रोटॉन पे हुआ तो प्लस हो जाएगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन पे हुआ, ओहो, यदि ये इलेक्ट्रॉन पे हुआ तो माइनस हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि आप देख लो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट शॉर्ट। तो कोई भी जो चार्ज होता है वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसके इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल। एग्जांपल के लिए 2e, 3e, 7e, 8e, ये सही है। व्हाट इज e? फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज। पर आप कहो 2/3 टाइम्स ऑफ e, गलत। आप कहो 4/7 टाइम्स ऑफ e, गलत। ये चार्ज नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। और आपको कहां से पता चलेगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कहोगे भैया कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं इससे? इससे जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है या इलेक्ट्रॉन्स देके चार्ज पूछ सकता है। कैसे? अगर कोई पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 कूलम, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 कूलम, तो आपको Q की जगह रखना है 10, N की जगह N, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और E की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग भी कर सकते हो मेरे साथ। ये 10, ये 1.6, 10⁻⁹ ऊपर पहुंच गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहां से और पॉइंट हटा दें तो ये 100 हो जाएगा। इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। 16 100/16 क्या हो जाएगा, 16×6 = 96, है ना, और 6.2, यस 6.2 इंटू 10⁻⁹, 6.2 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स होंगे काय में, 10 कूलम में। 10 कूलम में होंगे 6.2 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एक कूलम में होते हैं 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में होते हैं 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे और चार्ज पूछ ले, अब वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे और चार्ज पूछ ले, क्या बोल दे वो कि भैया कैलकुलेट चार्ज इन 100 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, उसमें चार्ज पूछ लिया उसने, कैलकुलेट चार्ज इन 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q आपको निकालना है, N कितना दे दिया 100, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 100 है मतलब 10 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। आई थिंक आपसे यह कैलकुलेशन बनती होंगी, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो। 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। ये था चार्ज से रिलेटेड बात। अब जब चार्ज से रिलेटेड बात हो गई है तो अगला टॉपिक पे आते हैं, वो है करंट। भैया इतना फास्ट रिवीजन इसलिए करा रहे हैं, जरूरी है।
थ्योरी आप लोग साल भर से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब आपका समय है, ये अंतिम प्रहार है, और अंतिम प्रहार अपने हथियार की धार तेज करनी है, वो धीरे नहीं होगी। तेजी लाओ अपने अंदर, मोटिवेशन लेके आओ, ऊर्जा होनी चाहिए तुम्हारे इस वक्त। बनेगा, सब बनेगा। डर हटाओ, बिना डर के इस रण में कूद जाओ। ये रण भी तुम्हारा होगा, ये युद्ध भी तुम्हारा होगा, और जीत भी तुम्हारी होगी। और जीत 110% तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारी कोशिशें अगर सच रहें तो जीत तुम्हारी है। 110% जीत तुम्हारी होगी, निराश नहीं होगे तुम। ठीक है ना? बिना डर के मेरे साथ चलो। ठीक है, अगला टॉपिक है करंट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है भैया? बचपन से सुनते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. Flow of charge per unit time is known as electric current. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इसको आप माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 to the power -6 एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 to the power -3 एम्पियर। ये यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। तो I is equal to होता है Q by T। Q की जगह आप पिछले फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, क्योंकि Q बराबर अभी पढ़ा आपने N into E होता है। तो ये फॉर्मूला NE by T होता है, मतलब वो करंट और इलेक्ट्रॉन के रिलेशन पे भी न्यूमेरिकल दे सकता है। वो करंट और इलेक्ट्रॉन के रिलेशन पे भी न्यूमेरिकल दे सकता है कि वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, करंट पूछ लेगा। वो आपको करंट दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा। तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है। अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज अमीटर या एम मीटर या अमीटर, जो भी बोलना हो। द डिवाइस विच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए, करंट की वैल्यू कितनी है, उस डिवाइस का नाम अमीटर होता है। अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ये भी अपन को अभी थ्योरेटिकल रिवीजन में पता चलेगा, व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज पैरेलल। वैसे आपको जानकारी होगी हल्की फुल्की, पर अभी पूरी क्लियर हो जाएगी। अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, और अमीटर जो डिवाइस होती है, अमीटर जैसी डिवाइस है, वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तुम कहोगे अमीटर लो रेजिस्टेंस क्यों है? भैया अमीटर का काम है करंट को मेजर करना। अमीटर का काम है करंट को मेजर करना। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू गड़बड़ देगा, इसलिए एकदम लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, जिससे आपको करंट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाए। तो ये था करंट के बारे में जानकारी। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I is equal to Q by T, I is equal to NE by T। एक फॉर्मूला और यहीं कहीं बना लो Q का। Q is equal to I into T। Q is equal to I into T। तो ये ऐसा भी हो सकता है NE is equal to I into T। वो तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितने ही फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये करंट का, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का, सबका आपस में रिलेशन हो गया। ये माइक्रो एम्पियर है, तो ये 10 to the power -6। ये मिली एम्पियर है, 10 to the power -3 एम्पियर। करंट को मेजर करने का डिवाइस है अमीटर, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लो रेजिस्टेंस का डिवाइस होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब भैया अगला टॉपिक आएगा, चार्ज फ्लो क्यों करता है। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले टॉपिक का नाम तो लिख ही दूं, आप सबका सबसे खतरनाक टॉपिक। आधे लोगों को इसमें दिक्कत होती है, आज के बाद नहीं होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला लिख देता हूं, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट होती है वोल्ट, यूनिट होती है वोल्ट। एक और यूनिट होती है जूल पर कूलाम। एक यूनिट होती है वोल्ट, एक यूनिट होती है जूल पर कूलाम। उसके अलावा इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है Q इंटू वी। वर्क निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क निकालने के लिए Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भैया कोई भी चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं चार्ज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर उसको फ्लो करना है, दो पॉइंट्स के बीच में फ्लो करना है, तो उन दो पॉइंट्स में डिफरेंस होना जरूरी है। सीधी सी बात ये समझ लो, मान लो ये तख्ती है, तख्ती आपको दिख रही होगी। अब तुम लोग इसको एग्जाम बोर्ड भी बोलते हो, हम लोग तख्ती बोलते थे, ठीक है। तो ज्यादा एकदम हंसने की जरूरत ना है। जिनको भी अभी हंसी आ रही है, मुझे मालूम है ये वीडियो देख के गगन को जरूर आएगी, आई नो दैट। मैंने तख्ती बोला होगा और उसको हंसी आ जाएगी। मेरा ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट है। ओ पेन गिर गया, देखा, नाम लिया और शैतान का, और देखो पेन गिरने लगा। ये मैंने तख्ती पे पेन रखा है, ये देखो स्टडी पोजीशन में है,
फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। जैसे ही लेवल का डिफरेंस करूंगा, ये देखो लेवल का डिफरेंस करा, ये पेन क्या हो गया, फ्लो हो गया। देख लो दोनों के लेवल में डिफरेंस है, ये वाला हिस्सा नीचे चला गया, ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया। मतलब आपने जैसे ही डिफरेंस करा, ये पेन क्या हो गया, फ्लो करने लगा। उसी प्रकार से जब किसी कंडक्टर में, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, आप इसमें जब एक बैटरी अप्लाई करते हैं, V वोल्ट की आपने एक बैटरी अप्लाई करी, ये मान लो V वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी, इसके अंदर केमिकल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। यहां पे एक पॉजिटिव साइन दिखा है, इसका मतलब वो हाई पोटेंशियल, और सेल में लिखा हुआ है नेगेटिव, मतलब वो लो पोटेंशियल। ये जो बैटरी का बड़ा डंडा होता है प्लस, ये छोटा वाला नेगेटिव, तो ये इस वाले कंडक्टर का हिस्से को कर देता है हाई पोटेंशियल, इस वाले को कर देता है लो पोटेंशियल। और हाई और लो पोटेंशियल के कारण चार्ज क्या होने लगता है, चार्ज फ्लो होने लगता है, और फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्लो किसके कारण होता है, चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कोई बोले भैया आप 1 वोल्ट को डिफाइन करके दिखाओ, अभी कर देंगे। 1 वोल्ट के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज, When 1 joule of work is done on 1 coulomb charge, जब 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्क किया गया, then potential at that point is known as 1 वोल्ट। उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना। इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को, थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूं। मान लीजिए ये दो कंडक्टर हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कंडक्टर, इसके बीच में 2 पॉइंट है ए और बी। ए और बी 2 पॉइंट है, एक पॉजिटिव कंडक्टर है, एक नेगेटिव कंडक्टर। मान लो यहां पे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले को नेगेटिव अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव वाला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाला अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, अट्रैक्टिव गिवन बाय नेगेटिव, रिपल्सिव गिवन बाय पॉजिटिव। अब ये चार्ज कहां रखा हुआ है, चेक करो, ये चार्ज रखा हुआ है पॉइंट बी पे। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लाना चाहते हो, अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। वो तो खुद भी वर्क करेगा, वो भी पोटेंशियल कहलाता है। पर जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, उस समय आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जिस समय आप वर्क करते हो, दैट इज नोन एज पोटेंशियल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। उस समय पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहता था, पोटेंशियल एनर्जी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 12, पर ठीक है, इस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और जब सिस्टम खुद वर्क करता है, जब सिस्टम खुद वर्क करता है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है ना। तो जब एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके जा रहे हैं, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लो वी ए माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल मान लो वी बी। तुम कहोगे माइनस में क्यों लिया, हाई पोटेंशियल पॉइंट ए का माना जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट बी से पॉइंट ए पे ला रहे हो और आप वर्क करके ला रहे हो। ठीक है ना। इसलिए पॉइंट ए का पोटेंशियल हाई, और वो किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन चार्ज के बराबर। VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल था, जिसके कारण चार्ज फ्लो हुआ है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बाय द बैटरी। हम जो सर्किट बनाएंगे उसमें बैटरी बनाएंगे, तो एक छोटी सी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। जैसे ये बैटरी जो है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर पा रही है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो केमिकल एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो इस कंडक्टर के एंड्स पे, जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगी, इस कंडक्टर के एंड्स पे 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगी, जिसके कारण क्या फ्लो होने लगेंगे, चार्जेस फ्लो होने लगेंगे, एंड द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये था पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद बारी आती है इलेक्ट्रिसिटी के सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ, सबसे शानदार लॉ की मतलब वाले लॉ की नहीं, लॉ की, दैट इज ओम्स लॉ। सर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में एक लॉ दिया। सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में एक लॉ दिया। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि भैया कोई भी जो चीज है वो फ्लो करती है डिफरेंस के कारण।
कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लो करता है डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंस के, और डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना ज्यादा होगा। एक बार फिर इस एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए ये पेन रखा, ये अपन ने पेन रखा, आए जैसे ही अपन ने डिफरेंस लेके आए ये पेन फ्लो कर गया। तो ये बात तो समझ में आ गई, डिफरेंस होगा तो फ्लो होगा, डिफरेंस होगा तो फ्लो होगा, पोटेंशियल होगा तो फ्लो होगा, मोटिवेशन होगा तो आगे बढ़ोगे। पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि मोटिवेटेड है, अच्छा करना है। दूसरा मोटिवेशन भी हो सकता है, फटी पड़ी है, बात कुछ भी हो, पढ़ना तो है ही। डर हो, मोटिवेशन हो, नंबर लाने हैं, सपना है, इच्छाएं हैं, ये सब आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको अच्छा करना है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। अगर अभी 10 तारीख को एग्जाम नहीं होता, ये तय बात थी, इस वक्त आप पढ़ नहीं रहे होते। आधे से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, गर्मी में इस टाइम पे एंजॉय कर रहे होते, वाह यार चलो कुछ ठंडा पी लेते हैं, पर नहीं 10 तारीख को पेपर है, चलो पढ़ लेते हैं। तो इस चीज ने आपको पढ़ा दिया, इस चीज ने आपको पढ़ा दिया। वो डर जितना ज्यादा है, वो मोटिवेशन जितना ज्यादा है, अपने आप से एक्सपेक्टेशन जितना ज्यादा है, आप उतना ज्यादा पढ़ोगे। पर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमें है डर तो फिर क्या बात का है डर, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये पेन ये फ्लो करा है, मुझे मालूम है, ये ड्यू टू द चेंज इन डिफरेंस, दो लेवल्स के बीच में डिफरेंस था, उस कारण फ्लो करा। पर ओम ने कहा डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना फास्ट होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना ज्यादा होगा, उसका यही कहना था। इस डिफरेंस में थोड़ा कम फ्लो हुआ। मान लो यहां पे दो मैं स्लैंट बना दूं, ये दो इंक्लाइंड बनाए मैंने, ये रहा, ये रहा स्लोप ए, ये रहा स्लोप बी, यहां पे एक बॉल है। आपको बात मालूम है, दोनों ही बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी क्योंकि दोनों के लेवल में डिफरेंस है, दोनों के लेवल में डिफरेंस है। पर आप बहुत आसानी से बता दोगे कौन सी बॉल तेज आएगी, आप बहुत आसानी से बता दोगे कौन सी बॉल तेज आने वाली है। इस बॉल की फ्लो तेज होगा, इस बॉल का फ्लो तेज होगा क्योंकि इसका स्लोप इससे ज्यादा है, इसका डिफरेंस इससे ज्यादा है। ग्राफ बी, डायग्राम बी का स्लोप डायग्राम ए से ज्यादा है, डायग्राम बी का डिफरेंस डायग्राम ए से ज्यादा है। कौन सी बॉल, दोनों बॉल नीचे आएंगी क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। कौन से में तेज आएगी, इसमें, क्योंकि इसका डिफरेंस ज्यादा है। यही हमारे ओम भैया ने कहा, ओम भैया ने 1828 में कहा कि यदि किसी कंडक्टर के एंड्स पर, यदि किसी कंडक्टर के एंड्स पर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो, यदि किसी कंडक्टर के एंड्स पर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप किसी कंडक्टर के एंड्स पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट all the physical conditions of the conductor should be constant। कंडक्टर की सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द टेम्परेचर, सारी फिजिकल कंडीशंस, लेंथ, एरिया एंड द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। इफ दिस इज कांस्टेंट देन potential difference applied across the conductor, potential difference applied across the conductor is directly proportional to current, is directly proportional to current। V proportional to I, proportionality का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा रेजिस्टेंस, V equal to IR, R is a constant known as resistance, R is a constant known as resistance, a unit of resistance is ohm, unit of resistance is ohm। थोड़े से ट्रैक्टर की आवाज आ रही होगी, आप लोगों को मालूम है, जो मुझे जानते हैं, मेरा जो घर है बिल्कुल रोड से टच है, तो कई बार वीडियो बनाते समय थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपका ध्यान नहीं बटेगा तो आवाज़ कैसी भी आ रही हो, बाजू में ढोल भी बजने लगे तो आप पढ़ लोगे, पर यदि मन ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है, तो एक शांत कमरे में भी आपका मन भटक सकता है। अगर मन भटकाना है तो इतनी सी आवाज़ भी हो जाएगा काम, भटक जाएगा मन। पर यदि मन नहीं भटकाना, नियंत्रण है अपने मन में, मोटिवेशन है कि कुछ करना है, पेपर है 10 को, अच्छा करना है, तो बाजू में ढोल भी बज रहे होंगे ना, तो अभी तुम्हारा मन नहीं भटकेगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए मोटिवेशन हाई रखिए, ऊर्जा को ऊंची रखिए। हाउस द जोश लिख दो, हाई सर। तो V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट आया, V इक्वल टू IR। तो R इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस is the property of conductor which opposes the flow of current, resistance is the property of conductor which opposes the flow of current। किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस उसकी बाय बर्थ इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट का क्या करती है,
अपोज करती है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है ना। अब यहां पे हम बात आगे रेजिस्टेंस की ही करने वाले हैं। अब आगे हम बात जो करेंगे रेजिस्टेंस की ही करने वाले हैं। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रहा वो 3 फैक्टर। लेंथ, जिस कंडक्टर की लेंथ ज्यादा, अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों सेम मटेरियल के कंडक्टर हैं, दोनों कॉपर के हैं, दोनों एल्यूमिनियम में हैं, तो जिस कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। एरिया ज्यादा मतलब अगर तार मोटा है और तार पतला है, अगर तार मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और तार पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यदि आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब आप इन दो इक्वेशन को मिला दो, R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो ये प्रोपोर्शनलिटी आएगी L/A से। R प्रोपोर्शनल टू L/A, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है रो। नहीं, तुम्हें रोना नहीं है, दिस रो, RHO, रो। दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डेफिनेशन से तो बहुत अच्छा तुम याद, किताब में से डेफिनेशन याद कर लेना, मतलब बता देता हूं मैं। रेजिस्टिविटी सिर्फ ये बताती है आपके कंडक्टर का मटेरियल क्या है। रेजिस्टिविटी सिर्फ ये बताएगी आपके कंडक्टर का मटेरियल क्या है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है मेरी बात? रेजिस्टिविटी आपको बताएगी किस कंडक्टर का, किस मटेरियल का आपका कंडक्टर है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा शक्कर बहुत मीठी होगी, पर शक्कर का एक दाना भी मीठा होगा, दैट इज रेजिस्टिविटी, वो उसकी क्वालिटी है। ठीक है ना। लोहे के इतने से टुकड़े का भी रेजिस्टेंस होगा, इतने बड़े टुकड़े का भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, पर उनकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी इतने से टुकड़े की भी सेम होगी, इतने बड़े टुकड़े के भी सेम होगी, वो रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि वो हमें बताएगा कि ये टुकड़ा काय का है, ये लोहे का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये कॉपर का है, ये सिल्वर का है, ये गोल्ड का है। ये कौन बताता है? ये पता चलता है रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी हमें बताता है किस मटेरियल का आपका कंडक्टर बना हुआ है। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे नहीं करती, एरिया पे नहीं करती। आप लेंथ बदल दो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, आप एरिया बदल दो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, आप टेम्परेचर बढ़ा दो या कम कर दो रेजिस्टिविटी बढ़ या घट जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर कभी आ जाए तो RA/L, RA/L, तो इसकी यूनिट हो जाती है ओम मीटर। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। चलिए थोड़ा ग्राफ वगैरह पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर सीरीज ऑफ पैरेलल, पावर, हीट, खत्म। बस 10 मिनट का खेल और है, 10 मिनट की थ्योरी और है। बस इत्मीनान बनाए रखो, 10 मिनट की थ्योरी और है। जोश मत खोने दो, जोश बनाए रखो। आधे पौन घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म, इससे बढ़कर क्या, और सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, खत्म करो। न्यूमेरिकल मेरे साथ अटेम्प्ट कर लेना, खत्म हो गया काम। 1.5-2 घंटे का वीडियो बनना है, उतने में पूरा काम हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं VI ग्राफ, सॉरी IV ग्राफ। करंट और वोल्टेज, V को वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, इसके बीच का ग्राफ बनेगा जब भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट स्ट्रेट लाइन गिव्स रेजिस्टेंस। I और V ग्राफ में जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये आपको रेजिस्टेंस देता है, ये चीज होती है स्लोप। IV ग्राफ का जो स्लोप है, IV ग्राफ का जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। IV ग्राफ का जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, इसलिए याद रखें जब भी IV ग्राफ आएगा, चेक कर लेना IV ग्राफ। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया, लेट देयर आर 2 कंडक्टर्स A एंड B, लेट देयर आर 2 कंडक्टर्स A एंड B, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा?
आपको यह बात मालूम है आईवी ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा, ऐसे याद रखो। स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा। किसका स्लोप कम है? किसका स्लोप कम है? स्लोप ऑफ बी लेस देन स्लोप ऑफ ए। कंडक्टर बी का स्लोप कंडक्टर ए से कम है। स्लोप जो देखते हैं इस वाली एक्सिस से एंगल देखते हैं, ये वाली एक्सिस है ना हॉरिजॉन्टल, इस एक्सिस से एंगल देखो, स्लोप कहलाता है। तो स्लोप ऑफ बी इज लेस देन स्लोप ऑफ ए। बी वाली जो लाइन है, बी वाला जो कंडक्टर है उसका स्लोप कम है। जब उसका स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। इस प्रकार के क्वेश्चन आने का चांसेस है। इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया दिमाग में बिठा लो। यह कहलाता है आईवी ग्राफ, यह कहलाता है आपका आईवी ग्राफ। इसी का उल्टा कर लो वीआई ग्राफ, इसी का उल्टा कर लो वीआई ग्राफ। जल्दी जल्दी पढ़ते चले जा रहे हैं इसलिए एक बार मैं समझा रहा हूं। वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ, ये रहा वी, ये रहा आई, यहां पे भी आपने ये लाइन भी, वीआई ग्राफ में भी ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन मिलता है रेजिस्टेंस ही मिलता है, पर इस केस में जो स्लोप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। इस केस में जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो यदि इस केस में आपने दो ग्राफ बनाए, वी और आई के बीच में दो ग्राफ बनाए, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी आपने बनाया और आपसे पूछा गया किसका स्लोप ज्यादा है, तो आप कहोगे स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इस वाले वीआई ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। वीआई ग्राफ में, नॉट आईवी में, स्लोप कम रेजिस्टेंस कम। तो स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ ए मोर देन स्लोप ऑफ बी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अब जब आपको रेजिस्टेंस के बारे में कहानी मिल चुकी है तो रेजिस्टेंस से आप लेंथ का आंसर दे सकते हो, रेजिस्टेंस से आप थिकनेस का आंसर दे सकते हो, रेजिस्टेंस से आप टेम्परेचर का आंसर दे सकते हो, रेजिस्टेंस से आप करंट का आंसर दे सकते हो। तो एक इंफॉर्मेशन से आप बहुत सारे आंसर इसमें दे सकते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीआई और आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वीआई ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बड़ा ही प्यारा टॉपिक, पर उसको हम बहुत फास्ट करते हुए निकलेंगे। डिटेल लेक्चर में मैंने आप लोगों को सब सिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे बैटरी तो कनेक्ट कर दे मेरे भाई, इतनी जल्दबाजी में ना रहे। ये V वोल्ट की बैटरी मान लो अप्लाई करिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, सबको सेम करंट मिलता है, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, पोटेंशियल सबके अक्रॉस अलग अलग होता है। हर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा, हर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। मान लो ये रेजिस्टेंस का नाम दे दूं R1, ये R2, ये R3, ये तीन रेजिस्टेंस, तीन कंडक्टर आपने पैरेलल में लगा रखे हैं, तीनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3, तीनों के अक्रॉस करंट सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। जब करंट सेम तो हर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग। मान लो ये V1, ये V2 और ये V3, ये जो पोटेंशियल रहता है ये तीनों में जाके डिवाइड हो जाता है, तो यहां पे पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो जहां पोटेंशियल डिवाइड हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पे करंट डिवाइड होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। जहां पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, जहां पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन। चेक कर लो, यहां पे करंट सेम रहती है, तो ये इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3, तो नेट पोटेंशियल तो बैटरी के बराबर ही होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। नेट पोटेंशियल तो बैटरी ने जितना दिया उतना ही तो दोगे ना। एक बाल्टी में 24 लीटर पानी है, कितना निकाल सकते हो? 2 लीटर निकालो, 4 लीटर निकालो, पर मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो? 24 लीटर। ये बैटरी अगर मान लो 10 वोल्ट की है तो 10 ही वोल्ट डिवाइड होगा ना, 20 वोल्ट तो हो नहीं जाएगा। सर्किट में 10 वोल्ट लगा हुआ है टोटल, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो रहता है वो नेट बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट इज इक्वल टू द नेट वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह क्या पुट कर सकते हो? IR। V की जगह, V1 की जगह IR1। तुम कहोगे I1 क्यों नहीं लिखा? सीरीज में करंट सेम होता है। V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल टू व्हाट? R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। This is the formula for equivalent resistance in series combination. What is the meaning of equivalent resistance? Equivalent resistance का मतलब होता है यदि आपके पास ये तीन रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में,
तो आप इन तीनों को हटाओ और सर्किट में R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह 1 लगा दो। मान लो आप पे 30-30 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, आप पे 30-30 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, 30-30 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है ना, और तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मैं आपसे कहूंगा भैया 30-30 ओम के 3 यूज क्यों कर रहे हो, काहे के लिए अपने डिवाइस का साइज बढ़ा रहे हो? 30-30 ओम के 3 के बजाय एक 90 ओम का यूज कर लो, बात तो वही होगी। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो उनको ऐड करो और उसकी जगह 1 पुट कर दो। यहां पे आपको एक फंडा बताना चाहता हूं, याद रखना, यदि सीरीज में 3 या 4 या 2 या जितने भी रेजिस्टेंस हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट। मान लो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो कहना चाह रहा था उसका मतलब अभी समझा देता हूं। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ठीक है ना। तो ये R1 है, मान लो ये R2 है, ये R3 है। आप नेट रेजिस्टेंस निकालने गए तो आपको मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड कर दो, तो डायरेक्ट ऐड करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 2 + 3 + 5 कितना आ गया, 5 और 3 8 और 2 10 ओम। यही मैं आपको कहना चाह रहा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट। ये बिना सॉल्व करे भी आपको कई बार समझ में आना चाहिए कि भैया इक्विवेलेंट 5 से तो ज्यादा आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट। जो सबसे बड़ा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, जो सबसे बड़ा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस उससे बड़ा होगा, नेट रेजिस्टेंस उससे बड़ा होगा। ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, याद रखना जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है ना। आखिरी में डाला है मैंने ये न्यूमेरिकल। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट। ये मेरे ख्याल से सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ होगा। सीरीज में क्या सेम, करंट पोटेंशियल अलग। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कौन अलग अलग हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 R3, ये 20 वोल्ट की बैटरी डाल दी, R1 R2 R3 20 वोल्ट की बैटरी डाल दी। मैंने आपको पहले ही बोला था पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तीनों ही रेजिस्टेंस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तीनों ही रेजिस्टेंस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। R1 R2 R3 को तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V वोल्ट V वोल्ट V वोल्ट। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होती है, करंट। मान लो यहां से I करंट निकली है तो इसको कितनी मिल जाएगी, मान लो I1, इसको कितनी मिल गई I2, इसको कितनी मिल गई I3। ये तीनों जब यहां पहुंचेंगे तो वापस क्या बन जाएंगे, I। तो जितनी निकली तो उतनी घूम फिर के आ गई। तो नेट करंट कितनी होती सर्किट में, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। नेट करंट सर्किट में यही होती है, जितनी घूम रही उसके बराबर कर दो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये सोर्स ने नेट करंट दी थी, ये ऐसे जाके अलग अलग रेजिस्टेंस में अपने अपने हिसाब से बढ़ जाती है। जिसकी जितनी जरूरत उतना उतना ले लो, ठीक है ना, जिसकी जितनी जरूरत उतना उतना ले लिया, बस वोल्टेज सबको सेम दे दिया, वोल्टेज सबको सेम दे दिया। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। I1 क्या हो जाएगा, V/R1। तुम कहोगे V1 क्यों नहीं लिख रहे, I1 की जगह V1 क्योंकि पोटेंशियल सबको कैसा मिल रहा है, सेम। ये I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3, V से V कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अपना एलसीएम स्ट्रॉन्ग कर लेना। कई लोग गलती करते हैं, कई लोग गलती करते हैं, मुझे मालूम है, मेरे बच्चे यदि देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे हम एलसीएम में गलती करते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना, एक पॉइंट लिख लेना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट लिख लेना, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। लिख लो ये लाइन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये 2 ओम, ये अपना 3 ओम और ये मान लो 6 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, मान लो कोई V वोल्ट की बैटरी के साथ लगे हुए हैं। अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। चलो भाई 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताओ। 2 3 6 का एलसीएम मेरे बच्चों
कोई शर्म मत करना अगर आपको एलसीएम ऐसे निकालना पड़ा। देखो मेरे को भी नहीं आता, मैं भी निकाल रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए, वहां किसी को होशियारी थोड़ा ना दिखानी है कि देखो हमने बिना सॉल्व करे निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम में गलती कर देते हैं, पूरी फिजिक्स आते हुए मैथ्स गलत कराते हैं। इसलिए अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ है मेरे भाई, ऐसे निकाल लो एलसीएम। 2 1 जा 1, ये 3, ये 2 3 जा 6, ये 3 1 1 1 हो गया। कितना आया एलसीएम? 6 आ गया। 2 3 6 का एलसीएम आ गया है 6। 2 3 जा 3, 2 जा 1 जा, तो ये 6/6 कितना आ गया? 1 ओम। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से भी छोटा होगा। इन तीनों में सबसे छोटा था 2 ओम, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तो मान लेना 2 ओम से कम आएगा। कितना आ गया? 1 ओम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये सीरीज और पैरेलल की कहानी हो गई। सीरीज पैरेलल में फिर से एक बार बता दूं जब तक मिटा रहा हूं, सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। पैरेलल में वोल्टेज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट अलग। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हीट। हीट प्रोड्यूस्ड यूनिट हो जाएगी, क्योंकि जूल, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, और वो एनर्जी कैसे स्टोर हुई, कहां से आई, कैसे कन्वर्ट हुई, तो ये बात तो समझ में आ रही। सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इन हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीटिंग इफेक्ट में हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो गर्म होती हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, प्रेस है, हीटर है, गीजर है, इन सब के अंदर कॉइल लगी रहती हैं, और जब आप उसमें करंट पास करते हो तो वो गर्म हो जाती हैं। तो हमको ये तो समझ में आ रहा है, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पर वो हीट डेवलप कैसे हुई? वो डेवलप होती, मान लीजिए आपने ये आर रेजिस्टेंस लगाया और ये V वोल्ट की बैटरी लगाई। जब इसमें से I करंट गया, इस रेजिस्टेंस, मतलब ये कोई ना कोई कंडक्टर होगा, ये रेजिस्टेंस मान लो मैं ऐसा बना देता हूं, कंडक्टर के शेप में बना देता हूं, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज होंगे। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है। इस कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कराना पड़ा होगा। इस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कराना पड़ा होगा? चार्ज। जब चार्ज फ्लो हुआ होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट कहलाता है। इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क कौन ने किया? इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क कौन ने किया? वो वर्क किया जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया था ना, इस बैटरी ने वो वर्क किया। यदि आपको ये चार्ज फ्लो कराना था, यदि आपको इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो कराना था, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किसने किया? इस बैटरी ने। जब इस बैटरी ने वर्क किया तो वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेट हुआ, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने उसको यूटिलाइज भी किया, पर उसका कुछ पार्ट किस रूप में निकल गया? हीट के फॉर्मेट में निकल गया। दैट इज नोन एज हीट। वो वर्क कैसे निकला? जैसे कि वो वर्क क्या होता है? वर्क होता है Q इंटू V। ठीक है ना, वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। वही किया गया वर्क एनर्जी होता है। अब एनर्जी को आप हीट भी बोल सकते हो। वही किया गया वर्क एनर्जी होता है, एनर्जी ही हीट हो गया। हीट, एनर्जी, वर्क सब एक ही चीज है। वर्क कौन ने किया? बैटरी ने। वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझ लो, ग्रेविटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से। जब आप किसी बॉल पे, फुटबॉल पे लात मारते हो, आपने फुटबॉल पे वर्क किया, वो वर्क उसकी तुरंत काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। साइकिल पे पैडल मारना, आपने वर्क किया, आपने फोर्स लगाया तो वर्क किया, वर्क लगाया तो साइकिल चलने लगी। तो आपके द्वारा किया गया वर्क तुरंत काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। मान लो ये बैटरी मेरे हाथ में रखी है, इस बैटरी को मुझे ऊपर की ओर उठाना है, पर धरती माता उसे नीचे खींच रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उसे नीचे खींच रही होगी, मुझे फिर भी उसको ऊपर उठाना है, तो मुझे अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा। मुझे माता के खिलाफ जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, मुझे इसको उठाना है, मैंने इसको उठा लिया। जब मैं इसको उठा रहा हूं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं। मेरे द्वारा किया गया वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। चेक कर लो, मेरे द्वारा किया गया वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब जैसे ही मैं इस बैटरी को नीचे छोड़ूंगा, ये पूरा का पोटेंशियल काय में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में। तो किया गया वर्क स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में, किया गया वर्क कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। यहां पे जो वर्क है, ये वर्क किसने किया? बैटरी ने। क्यों? उसको चार्ज फ्लो कराना था, चार्ज फ्लो कराने के कारण उसने वर्क किया। यही वर्क किस फॉर्मेट में निकला? एनर्जी। और आप इसी को हीट कहते हो। तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू V। Q की जगह आप पुट कर सकते हो I इंटू T, ये Q का फॉर्मूला होता है, इंटू V। तो हीट का आप पे एक फॉर्मूला बन गया VIT। हीट का एक फॉर्मूला बन गया VIT। इसी फॉर्मूले को आप और कन्वर्ट कर सकते हो
VIT की जगह आप पुट कर सकते हो I स्क्वायर RT। कैसे पुट करा? V की जगह आप IR पुट कर दो। V की जगह IR पुट करोगे तो I इंटू I स्क्वायर RT। और एक फॉर्मूला हो सकता है, अगर I की जगह V बाय R पुट कर दिया जाए तो V स्क्वायर बाय R इंटू T। ये रहे हीट के तीन फॉर्मूले, जिसकी तीनों की यूनिट जो है जूल है। तीनों की यूनिट जो है वो जूल है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। यहां पे V वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, T टाइम, I करंट, R रेजिस्टेंस, T टाइम। ये वाला आप जनरली यूज करो, ये जनरल फॉर्मूला है, जहां मन करे वहां यूज करो। ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करो जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करो क्योंकि करंट सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करो क्योंकि वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट का ये वाला फॉर्मूला यूज करना हो। जनरल कोई क्वेश्चन आए ना, सीरीज है ना पैरेलल, सिंपल कंडक्टर दिया हुआ है, तो हीट का कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, फिर तो बात ही अलग है। वैसे आप ये वाला करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ये तीनों ही फॉर्मूले हीट के हैं और यूनिट होती है जूल। हीट पैदा कैसे हुई आपको मालूम पड़ गया, किसी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसने वर्क किया है कंडक्टर के अंदर चार्ज को फ्लो कराने में, तो वो किया गया वर्क ही पोटेंशियल के रूप में स्टोर हुआ और वो हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट मिल रहा है। ठीक है ना? तो हीट के ये तीन फॉर्मूले हो गए, हीट के ये तीनों फॉर्मूले हो गए, लिख भी लिए। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम, और हीट अपॉन टाइम भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में, तो दैट इज पावर। वैसे यही कहेंगे एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब निकलना। एनर्जी कंज्यूम्ड और रिलीज्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड और रिलीज्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी कंज्यूम्ड और रिलीज्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इसकी यूनिट होती है वॉट, स्टैंडर्ड यूनिट वॉट होती है, पर एक यूनिट और हो सकती है, वो होती है जूल पर सेकंड। एक और यूनिट हो सकती है, एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड। तो अगर कोई कहे भैया 1 वॉट पावर को डिफाइन करो, कोई कहे 1 वाट पावर को डिफाइन करो, तो हम कह सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड बाय अ कंडक्टर, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड बाय अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, in 1 second, then power of that conductor is known as, then power of that conductor is known as 1 watt, then power of that conductor is known as 1 watt। जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में डिसिपेट हो या कंज्यूम हो किसी कंडक्टर के द्वारा, तो उस कंडक्टर की पावर होगी 1 वाट। पावर के कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हो? पहला फॉर्मूला तो एनर्जी अपॉन टाइम है। पावर का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो VI, पावर का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो I स्क्वायर R, पावर का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो V स्क्वायर बाय R। ये तीनों ही फॉर्मूले पावर के हैं, यूनिट होगी वॉट। ये वाला जनरल फॉर्मूला है, ये तब यूज करो जब सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये तब यूज करो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ये तीनों फॉर्मूले पावर के हैं, यूनिट होती है वॉट, जूल पर सेकंड भी होती है। और इसी से आपको kWh के बारे में पता चलता है। kWh हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कमर्शियल यूनिट होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज kWh, और 1 kWh को ही हमारी लैंग्वेज में यूनिट बोला जाता है। यूनिट मतलब कितनी यूनिट आई। बिजली का बिल आता है, मान लो आपने 10 यूनिट खर्च करी, 20 यूनिट खर्च करी, 20 यूनिट खर्च करने का मतलब आपने कितनी यूनिट खर्च करी? 20 kWh। आपने 30 यूनिट खर्च करी, मतलब आपने कितनी खर्च करी? 30 kWh आपने खर्च करी है। तो 1 kWh का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 kWh का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको याद रखिए, ये फॉर्मूला काम का है। 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो आई होप बच्चों ये रिवीजन आपके काम आया होगा। सारे फॉर्मूलेस हमने रिवाइज करे, ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक देख लिए, एक आध छूट गया हो तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स करना। अब हम एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं। चलिए करना स्टार्ट करिए। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 3 रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम। हमने 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। हमको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, नेट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस।
आपसे यदि क्वेश्चन बन रहे हैं, आप स्किप करते जाइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मैं स्टार्ट बेसिक क्वेश्चन के साथ कर रहा हूं, पर अंत जरूर धमाकेदार होगा। आगाज अच्छा है, धीरा है, पर याद रखो अंजाम बड़ा तेज होने वाला है ना। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन रहेंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन डाला है, चेक कर लो एक बार इसलिए आगे जाके, ठीक है ना। जो बच्चे, चलो बेसिक बनाते चलते हैं। सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस, मान लो मैं इसको R1 नाम दे दूं, इसको R2 नाम दे दूं और R3 नाम दे दूं। मान लो आई करंट बह रही सर्किट में, तो मुझे मालूम है नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। साथ में करते चले जाओ, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 10। कितना हो गया भैया, 20 ओम। ये आ गया आपका पहला आंसर। नेट रेजिस्टेंस का आंसर आ गया 20 ओम। अब आपने कहा भैया मुझे नेट करंट निकाल के दिखाओ, तो नेट करंट के लिए हमारा ओम्स लॉ जिंदाबाद, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, V इक्वल टू IR, V कितना दिया है 5, करंट हमको निकालना है, मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा। I हमको निकालना है, V कितना दिया है 5, रजिस्टेंस कितना दिया है 20, 5 बाय 20 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू आ गई 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। दिस इज द नेट करंट इन द सर्किट। पूरे सर्किट में यही करंट होनी है। इसके अक्रॉस भी कितनी होगी 0.25, इसके अक्रॉस भी कितनी होगी 0.25, इसके अक्रॉस भी कितनी होगी 0.25 एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, बार बार बोला है, अब तो याद हो गया होगा। मतलब इस पूरे सर्किट में करंट कितनी रहने वाली है 0.25 एम्पियर। इसको भी तीनों को मिल गई। ये 2 पॉइंट क्लियर है। अब उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। मान लो इसके अक्रॉस V1 था, इसके अक्रॉस V2 था, इसके अक्रॉस V3 था, तो V1 कितना हो जाएगा I इंटू R1। तुम कहोगे I1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, करंट सेम है। V1 इज इक्वल टू IR1, तो V1 कितना हो जाएगा I कितना है 0.25 और R कितना है 4, ठीक है ना। ये हटाया, ये 100 आया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कटा, V1 आ गया 1 वोल्ट, V1 आ गया 1 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 1 वोल्ट। V2 निकाल लेते हैं, V2 निकाल लेते हैं। V2 कैसे निकलेगा, ये आउट ऑफ द फोकस तो ना गया, अरे बहुत जगह है मेरे भाई। V2 निकाल लो, चलो V2 निकाल के दिखाओ। V2 क्या हो जाएगा I इंटू R2। I कितना है 0.25, R2 कितना दिया हुआ है 6 ओम, तो ये हो जाएगा 100 नीचे 25 छिंग 150, 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 1.5 वोल्ट आ रहा है। यस, तो V2 आ जाएगा 1.5 वोल्ट। मैं बताऊं इसके आगे सॉल्व ही नहीं करता, पर करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ये 1 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है, टोटल हो गया 2.5। बैटरी कितने की थी, बैटरी 5 वोल्ट की थी, 2.5 इन दोनों ने ले लिया, बचा हुआ 2.5 किसको मिल जाएगा, बचा हुआ 2.5 वोल्ट ये खा लेगा। बैटरी में टोटल वोल्टेज था 5 वोल्ट का, 1 वोल्ट का ये भाई साहब खा गए, 1.5 वोल्ट ये खा गए, दोनों का मिला के 2.5 वोल्ट हुआ, तो 2.5 वोल्ट अकेला किसको मिलेगा, बचा हुआ 2.5 वोल्ट ये ले भाई साहब ले लेंगे। कैलकुलेट करके देख लो, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। V3 इज इक्वल टू IR3, V3 इज इक्वल टू IR3, V3 I कितना है भाई, हाँ 0.25, और R3 कितना है 10 है, ये हटाया, ये रहा 100, ये 10 1 जा 1, 10 10 जा 100, 25 बाय 10 आ गया, 25 बाय 10 मतलब 2.5 वोल्ट। मैंने तो पहले ही कहा था, कॉन्सेप्ट ऐसे ही डेवलप थोड़ी ना होता है। ये रहा आपका पहला सवाल। आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा पहला क्वेश्चन। नेट रेजिस्टेंस निकाला, नेट करंट निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकाला। कोई बोले करंट एंड ईच रेजिस्टेंस सेम होगी भैया कितनी 0.25 एम्पियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जब सीरीज का करा है तो पैरेलल का करना बनता है। 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखे हैं। सवाल उसने पूछा भैया सर्किट में नेट रेजिस्टेंस निकालो, सर्किट में नेट करंट निकालो, और सर्किट में ये बताओ हर रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा।
हर रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। साफ समझ में आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसके पास भी V, इसके पास भी V, इसके पास भी V रहेगा। मान लो इसके पास करंट गई I1, इसके पास करंट गई I2, इसके पास करंट गई I3। सबसे पहले अपन लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम खास ध्यान रखें, ये हो जाएगा 1/2, R2 हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/6। 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा भैया 12। 2 6 जा, 4 3 जा और 6 2 जा। 2 6 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, 6 और 3 9 और 2 11, यह आ जाएगा 11/12। याद रखो गलतियां यही होती हैं। गलतियां क्या हो जाती हैं, जैसे आपको आ गया 1/R इज इक्वल टू 11/12। ये गलती नहीं करनी बेटा अपन को। कई लोग 11/12 से ही आगे सॉल्व कर देंगे, बट ये आपका नेट रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेसिप्रोकल है, इसको पलटाओ तो नेट रेजिस्टेंस आएगा 12/11 ओम। दिस इज योर आंसर। नेट रेजिस्टेंस इज 12/11 ओम। ये आपका पहला आंसर आ गया, ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ये वाली गलती नहीं करनी बेटा, है ना, ये वाली गलती अपन को नहीं करनी है, ये वाली गलती नहीं करनी है। 1/R इज इक्वल टू 11/12, पर उसको पलटा दीजिए, रेसिप्रोकल करना ना भूलें। अपने आप को चिमटी काट लो इस पॉइंट पे, एग्जाम में याद रहेगा, ये गलती नहीं होगी। चिमटी चोटी काट लो अपने आप को, नोच लो एक बार। हाँ, अब आपको याद रहेगा, अगर ये गलती करोगे तो आपको नोचा हुआ याद हो जाएगा, ये गलती नहीं करोगे, है ना, तो पलटा के जरूर याद रखना। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया 12/11 ओम। ठीक है ना, आई होप कॉपी कर लिया होगा, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। रेजिस्टेंस इक्वल टू आ गया 12/11 ओम। नेट करंट निकालते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो V इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। I इक्वल टू V कितना है भैया, 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना आया है, 12/11। ये 11 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 12 × 11/12, 12 से 12 खत्म, आंसर आ गया 11 एम्पियर। नेट करंट आया है 11 एम्पियर। कैसे आया, V/R था, V की जगह पुट कर दिया 12, R की जगह पुट कर दिया 12/11, ये 11 घूम के ऊपर चला गया। 12 × 11/12, 12 से 12 कैंसिल, आंसर इज 11 एम्पियर। तो नेट करंट जितनी सर्किट में है वो 11 एम्पियर है। अब आपको मालूम है यही 11 एम्पियर इन तीनों में बटने वाली है, यही 11 एम्पियर इन तीनों में आपस में बटने वाली है। चलो बांट दें। आपने नेट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, नेट करंट भी निकाल लिया। चलो एक काम करते हैं, करंट इन ईच रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, करंट इन ईच रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो I1 क्या होगा, V/R1। तुम कहोगे V1 क्यों नहीं लिखा, तुम कहोगे V1 क्यों नहीं लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो I1 इज इक्वल टू V/R1। I1 की जगह V की जगह आ जाएगा 12, और R1 कितना है, R1 है 2, तो I1 आ जाएगा मेरे ख्याल से 6 एम्पियर। I1 आ गया 6 एम्पियर, चेक कर लो, I1 आया है 6 एम्पियर। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R2। I2 इक्वल टू V/R2, V है 12, R2 कितना है, R2 है 4, तो I2 आ जाएगा मेरे ख्याल से 3 एम्पियर। I2 आ जाएगा 3 एम्पियर। तो मुझे बात बता दो बच्चों, अगर ये 6 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, टोटल 11 एम्पियर है। ये 6 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है और टोटल 11 एम्पियर है, तो यहां कितना आने वाला है, यहां पे 2 एम्पियर ही आंसर आएगा भैया। नेट करंट कितनी होती है सर्किट में, नेट करंट जितनी रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जितनी डिवाइड हो रही है वो इसके बराबर होती है। तो अगर इसको 6 एम्पियर मिल गया, इसको 3 एम्पियर, तो 6 और 3 9 एम्पियर, टोटल थी 11, तो इसके पास कितनी रहेगी, 2 एम्पियर। निकाल भी लेते हैं, निकालने में कोई टाइम थोड़ा ना लग रहा। I3 इज इक्वल टू V/R3। V कितना दिया हुआ है 12, और रेजिस्टेंस कितना है 6, यह आ गया 2 एम्पियर। चेक कर लो, 6 और 3 9 और 2 11। यस, हमारी नेट करंट सही थी। मैंने इसलिए आपको पूरा करवाया जिससे आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट आखिर कैसे आगे बढ़ता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे। जैसे आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा, 2 सर्किट वाले क्वेश्चन है, दोनों कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अब हम उनको ही सॉल्व करेंगे।
अब हम उनको सॉल्व करते हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उनमें क्या होता है। चलिए तो सैंपल पेपर के क्वेश्चन उठा लेते हैं अब सबसे पहले। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर क्वेश्चन। सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया था 2022 में सीबीएसई ने रिलीज किया था सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 के लिए, तो ये उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उन्हें दिया हुआ है, सैंपल पेपर का है। उन्हें एक आइडिया दिया था कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, फाइनल्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 2 सर्किट डायग्राम दिए थे, पहला सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा ये एक अमीटर लगा हुआ है इस कॉम्बिनेशन में जिसकी रीडिंग है 2 एम्पियर, मतलब ये सर्किट की उन्होंने नेट करंट दे दी। ये सर्किट की क्या दे दी? नेट करंट दे दी। और वोल्टेज कितना अप्लाई करा उन्होंने? 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, एक 30 वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट का सेल लगा रखा है। और उन्होंने कहा है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये R1 है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1। उन्होंने आपको नेट करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, आपसे कहा है इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो। आप अपने बेसिक्स पे चलिए। आपके बेसिक्स क्या रहते हैं? सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो। नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो तो आप क्या देखते हो? ये तीनों एंड पॉइंट्स चाहो तो आप सेम मिला सकते हो। देखो ये तीनों एंड पॉइंट्स देखो, एक साथ लिख सकते हो इनको। ये अगर आप चाहो तो ये मान लो ऐसे ऐसे हो सकते हैं क्या? ये एक ही जगह पे ज्वाइंट हो सकते हैं क्या? ये देखो तीनों एक ही जगह पे ज्वाइंट हो जाएंगे ना। मतलब सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है ये तीनों काय में समझ में आ रहा है, ये तीनों काय में समझ में आ रहा है। इनके एंड पॉइंट्स देखो, इस रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट, तीनों सेम पॉइंट पे है कि नहीं? तुम इनको मिला के लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे मिला के लिख सकते हो। ये इन तीनों रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट क्या होगा? ये देखो ये सेम होगा। आप इसको चाहो तो मिला के लिख सकते हो। कैसे मिला के लिख सकते हो? ऐसे, ठीक है ना। ये आप इसको मिला के लिख सकते हो। ये आपने कनेक्ट कर दिया, देखो ये। तो इन तीनों रेजिस्टेंस के देखो एंड पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? सेम दिख रहा है, मतलब ये तीनों काय में हो गए, ये तीनों पैरेलल में हो गए। तो पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों को सॉल्व करते हैं। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1। अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1, ठीक है ना। अब इसमें भी मैं कहूंगा आप तीनों को एक साथ सॉल्व करने के बजाय इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। 1/5 प्लस 1/10, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 2 जा और ये 1 जा। तो मेरे ख्याल से ये 1/R1 चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 3/10 प्लस 1/R1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3R1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3R1, ये हो जाएगा 10 × 1 ये 10 और ये हो जाएगा 10R1, ये हो जाएगा आपका 10R1। पर ये किसकी वैल्यू आई है? ये 1/R की है, आपको पलटाना पड़ेगा। ये 1/R की वैल्यू आई है, इसको पलटा लीजिए तो R की वैल्यू क्या मिलेगी? 10R1/3R1 प्लस 10। ये आपका नेट रेजिस्टेंस है किसका? ये जो 3 रेजिस्टेंस दिए थे, ये जो सर्किट में शुरुआत में 3 रेजिस्टेंस दिए थे, ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इसको हटा दो यहां से। अब इसको सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट के बजाय इजी करते जा रहे हैं। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं R, और इस R की वैल्यू आप कितनी निकाल के लाए हो? इस R की वैल्यू आप निकाल के लाए हो 10R1/3R1 प्लस 10। वो जो 3 पैरेलल में थे ना, मैंने उनको सॉल्व करके उनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, और उनका इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया? 10R1/3R1 प्लस 10। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ ना है ना। तो ये आ गया नेट रेजिस्टेंस, ठीक है भैया। अब ये नेट रेजिस्टेंस आ गया किसका? उन 3 पैरेलल का। अब आप इनको ध्यान से देख लो, इसको, इसको और इसको। ये तीनों काय में समझ में आ रहे हैं? सीरीज में। क्यों समझ में आ रहा है? इसका एंड पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये बीच में आ गया। इन दोनों का एंड पॉइंट सेम है क्या? नहीं। इसका एंड पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये वाला एंड पॉइंट इससे कनेक्टेड है। इन दोनों का कोई एंड पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये तीनों काय में हो गए? ये तीनों सीरीज में हो गए। और सीरीज का आपको मालूम है, सीरीज का नेट रेजिस्टेंस होता है 6 + 6 प्लस R। तो ये 12 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10R1/3R1 प्लस 10। 3R1 प्लस 10 जरा मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। तो ये हो जाएगा 36R1 और 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 120, और ये रहा 10R1/3R1 प्लस 10। क्या करा? ये 3R1 प्लस 10 था ना, यो था जो इसको 12 में जाके मल्टीप्लाई कर दिया और कछु ना किया, ठीक है ना। अब 36R1 प्लस 10R1 कितना हो जाएगा? 46R1 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10।
ये आ गया है बेटा आपका आर इक्विवेलेंट। इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो है 46R1 प्लस 120 अपॉन 3R1 प्लस 10। ये है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 46R1 प्लस 120 अपॉन 3R1 प्लस 10। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। V इक्वल टू कितना होता है IR, वोल्टेज कितना दे रखा है उनने 30, करंट कितनी दे रखी है 2। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने अभी निकाल के लाए। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकाल के लाया 46R1 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। ये 2 नीचे चला जाएगा इधर 30 में, तो यहां 15 हो जाएगा। 2 1 जा 1, 2 15 जा 30। हाँ क्या पहाड़े हैं। 2 15 जा 2 15 जा, मतलब 2 15 जा नहीं 2 15 जा, हिंदी और अंग्रेजी मिक्स हो गई। 2 15 जा, ये भी बढ़िया था, सही है, अच्छा है, जो भी है अच्छा है। तो ये 15 बचा। 15 इज इक्वल टू 46R1 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। देखते चलो क्या क्या हो रहा है। अब ये सर्किट मिटा रहा हूं यहां से, अब इसकी जरूरत ना है। देखना हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना 1 सेकंड के लिए। अब तो कैलकुलेशन बची ना मेरे भाई। चलो ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में। 15 3 जा 45R1, 15 10 जा 150 इज इक्वल टू 46R1 प्लस 120। आ ही गया मेरा भाई। 45R1 को इधर ले जाओ तो ये 150, 120 को इधर लाओगे हो जाएगा माइनस में। ये 46R1 माइनस 45R1। 150 में से 120 गए, बचा 30। 46 में से 45 चलेगा, बचा 1। तो यह आ गया R1 इज इक्वल टू 30, मतलब आंसर इज R1 इज इक्वल टू 30 ओम। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जो R1 आपसे पूछा गया था शुरुआत में वो आपने निकाल के ले आए हो। तो क्वेश्चन आसान था बच्चों, क्वेश्चन आसान था। बस क्या था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, पूरा सर्किट सॉल्व करके नेट रेजिस्टेंस लाओ और V इक्वल टू IR में पुट कर दो। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में जान थी, बाकी क्वेश्चन में जान ना थी। चलो अगले सैंपल पेपर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सैंपल पेपर 2022 क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये दूसरा सर्किट डायग्राम था, उसमें कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट दिया है। R1 R2 R3 R4 वैल्यूज दी हुई है। 24 वोल्ट की एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखा है। आपको फाइंड करना है नेट करंट और नेट रेजिस्टेंस। सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर नेट करंट तो बहुत आसान है, V इक्वल टू IR से निकाल लेंगे। सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो एक सिरे से चालू हो। ये बैटरी है तो इस तरफ से चालू हो जाओ। अब आप देख रहे होगे ये जो R4 है और R3 है, R3 का एक एंड पॉइंट ये है, R4 का एंड पॉइंट ये है। ये दोनों एक हो सकते थे, पर बीच में कौन बैठा हुआ है, R2 बैठा है। मतलब इन दोनों के एंड पॉइंट एक सीरीज पे नहीं है, एक जगह नहीं है। इन दोनों के एंड पॉइंट एक जगह पे नहीं है। अगर एक जगह होते तो पैरेलल, एक जगह नहीं है तो R3 और R4 काय में है, R3 और R4 सीरीज में है। तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, दोनों का इक्विवेलेंट मान लो R है तो R3 प्लस R4। दोनों का इक्विवेलेंट R है तो R इज इक्वल टू R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू 6, R4 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, R4 की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम। 6 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। इनको मिटाओ यहां से, इसको मिटाओ और एक रेजिस्टेंस कितने का ले आओ, यहां से ऐसा लाओ, यहां से ये अपन ने 10 ओम का जोड़ दिया, ये 10 ओम का जोड़ दिया। R इक्वल टू सर्किट में उन दोनों को हटाया और ये जोड़ दिया। अब आप क्या देख रहे हो, R2 और R दोनों के एंड पॉइंट देखो सेम है। ये भी यहीं खत्म हो रहा है, ये भी यहीं खत्म हो रहा है। दोनों के एंड पॉइंट सेम है, दोनों के एंड पॉइंट सेम है। तो R2 और R काय में हो जाएंगे भैया, पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए। मान लो इनका इक्विवेलेंट निकाल लें, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R प्लस 1/R2। इसकी वैल्यू 1/10, इसकी वैल्यू भी 10, इसकी वैल्यू भी 10 थी, इसकी वैल्यू भी 10। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2/10, यानी कि R इक्विवेलेंट इधर पे सॉल्व करने पे आया 5 ओम। R इक्विवेलेंट इन दोनों को, ये दोनों जो कनेक्शन थे पैरेलल में थे, इनको सॉल्व करने पे आया है 5 ओम। इसको भी हटा दो, हटा दो, सर्किट को रिड्यूस करते जाओ और एक 5 ओम का आके लगा दो। R इक्विवेलेंट 5 ओम। अब फाइनली चेक करो R1 और R इक्विवेलेंट काय में समझ में आ रहा है। R1 और R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट डैश, R1 और R इक्विवेलेंट का जो इक्विवेलेंट है उसका नाम रख दिया मैंने R डैश।
आर इक्विवेलेंट का डैश वो काय में है R1 प्लस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों काय में समझ में आ रहे हैं, सीरीज में, दोनों के एंड पॉइंट अलग अलग जगह कनेक्टेड हैं, तो दोनों काय में सीरीज में, मतलब 7 प्लस 5 कितना आ गया 12 ओम। ये आपका पहला आंसर है। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया 12 ओम, ठीक है ना, 12 ओम का नेट रेजिस्टेंस आ गया। ये नेट रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, ये कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट का डैश कितना आ गया 12 ओम। यह आपका आंसर है। अब नेट करंट निकालना किसी बाएं हाथ का खेल है, छोटे बच्चे के बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का खेल हो गया करंट निकालना। V इक्वल टू आई आर, वी कितना दिया है 24, आई आपको निकालना है, नेट रेजिस्टेंस कितना है 12, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 24/12, जरा मिटा दो इसे, 24/12 कितना आ गया 2 एम्पियर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर्किट प्रॉब्लम आपको करते हुए बन जाएंगी। अब हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स सर्किट लेके आते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स सर्किट लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, राइटिंग से एडजस्ट कर लेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार है। थोड़ा राइटिंग से एडजस्ट कर लेना यार, ये तो सुधार नहीं सकते, बोर्ड पे लिखते लिखते बेकार हो चुकी है ना। जब डिजिटल बोर्ड आएगा तब अपने आप अच्छी हो जाएगी, पर तब तक के लिए एडजस्ट करो। परंतु क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसलिए साथ में पढ़ लो। 3 आइडेंटिकल बल्ब्स, ये 3 आइडेंटिकल बल्ब है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। एक बैटरी है 20 वोल्ट की, वो नहीं दिया कितने की है। द करंट ड्राउन फ्रॉम द बैटरी 6 एम्पियर, सर्किट में जो करंट है, टोटल करंट उन्होंने दे रखा है 6 एम्पियर का टोटल करंट सर्किट में बह रहा है। इफ वन ऑफ द बल्ब, इनमें से कोई भी एक बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, इन तीनों में से कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब आप बताओ सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, सर्किट से बैटरी में बैटरी कितना करंट ड्रॉ, मतलब बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा। अभी जब तीनों बल्ब सही हैं तब कितना एम्पियर करंट निकल रहा है 6 एम्पियर। अब वो कह रहे हैं तीनों में से एक बल्ब फ्यूज कर देता हूं मैं, ये मैंने बीच वाला बल्ब फ्यूज कर दिया या निकाल लिया, तो अब बताओ सर्किट में नेट करंट क्या होगा, मतलब कितना करंट ड्रॉ करोगे आप, कितना करंट विड्रॉ करोगे आप बैटरी से, वो ये बोलना चाह रहा है। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट दे सकता हूं 4 एम्पियर। तुम कहोगे कैसे, भैया तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, तीनों बल्ब आइडेंटिकल है और टोटल करंट है 6 एम्पियर, तीनों बल्ब आइडेंटिकल है और टोटल करंट 6 एम्पियर है, तो तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, बल्ब भी सेम है, तो करंट तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। नेट करंट थी 6, इसको मिल जाएगी 2, इसको मिल जाएगी 2, इसको मिल जाएगी 2। ये वाला स्विच आपने क्लोज कर दिया, मान लो ये वाला स्विच क्लोज कर दिया, ये बल्ब आपने यहां से निकाल लिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब ये जो इसकी 2 एम्पियर थी इन दोनों में बढ़ जाएगी, नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट 2 एम्पियर की थी, इनको 2 एम्पियर ही मिलती रहेगी। मान लो ये बीच वाला बल्ब फ्यूज हो गया, 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यहां कुछ है ही नहीं, तो आप कितनी करंट विड्रॉ करोगे बैटरी से, 4 एम्पियर करंट विड्रॉ करोगे। कितनी करंट विड्रॉ करोगे, 4 एम्पियर। चलो सॉल्व करके भी देख लेते हैं, सॉल्व करके भी, थ्योरेटिकल तो अपन ने समझ लिया, एक्सपेरिमेंटल भी देख लेते हैं होता है कि नहीं। चलो देखो भैया, तीनों का रेजिस्टेंस आर है, बैटरी वी है, करंट 6 एम्पियर है। सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकालो, 1/R1 1/R1 मतलब 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये क्या है, आर इक्विवेलेंट है, आर डैश नाम दे देता हूं, 1 इक्विवेलेंट, तो ये 1/R डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/R, तो आर डैश क्या हो जाएगा बेटा R/3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब V इक्वल टू कितना होता है बेटा IR, V इक्वल टू IR होता है, V की जगह V, I की जगह 6 और R की जगह कितना आ गया R/3, R की जगह कितना आ गया R/3, 3 1 जा 1 3 2 जा 6, तो V/R का जो रेशियो आया है वो 2 आया है, V/R का जो रेशियो आया है वो 2 आया है। इसको संभाल कर रख लो, कभी ना कभी काम आएगा। V/R का जो रेशियो आ गया या जो वैल्यू आया, ये R यहां था, ये 3 1 जा 1 3 2 जा 6, तो V/R आ गया 2, इसको संभाल के रख लीजिए। अब आप क्या कह रहे हो भैया, अब आप कह रहे हो ये एक बल्ब फ्यूज हो गया, मान लो ये बीच वाला फ्यूज कर दिया आपने, ये फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया मान लो, मतलब वो यहां है ही नहीं, रूट के चला गया। रूट के जाने वाले को कौन रोक सकता है, नहीं रोक सकता है कि नहीं, जो गया सो गया, नहीं भैया रूठने वाले को मना लेना चाहिए। पर अब ये बल्ब है, इसको मत मनाओ, इंसान रूठ जाए तो जरूर मनाओ। क्या होता है ना, कई बार छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती हैं और हमेशा के लिए बंद हो जाती है बोलचाल मिलना जुलना। अरे ये फिलॉसफी में कहाँ घुस गए सर, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते पढ़ाते, अरे बहुत देर हो गई थी, थोड़ा बहुत चलता है बे, हैं
चलो अब ये दो ही रह गए, ये देखो इंक निकलने लगी। दो रेजिस्टेंस है, ये बीच वाला तो फ्यूज ही हो गया, खत्म हो गया, तो इसका नेट रेजिस्टेंस हो गया, मान लो आर डबल डैश नाम दे दें, 1/r प्लस 1/r डबल डैश, ये हो जाएगा 2/r। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डबल डैश कितना आ गया, r/2, ये आ गया r/2। अब एक बात बताओ मुझे, इसको ये मिटा रहा हूं, याद रखना v/r की वैल्यू 2 है, यहां लिख ले रहा हूं कि v/r हमने कितना कैलकुलेट करके लाए हैं 2, v/r कितना कैलकुलेट करके लाए हैं 2, r डबल डैश इक्वल टू r/2। अब v इक्वल टू कितना होता है बेटा, IR, तो v की जगह v, I इस बार निकालना है, इस बार 6 एम्पियर नहीं है, I तो निकालना है, और r डबल डैश की वैल्यू कितनी है, r/2, ठीक है ना। ये आ गया, अगर r को मैं यहां ले जाऊं तो ये v/r, ये बचेगा यहां पे I/2, ये r को अगर मैं v के नीचे ले गया तो ये बचेगा I/2, ये v/r की वैल्यू कितनी है 2, v/r की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू I/2, मतलब I इज इक्वल टू 2 इंटू 2, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो बैटरी से कितना करंट विड्रॉ करोगे, 4 एम्पियर करंट विड्रॉ करोगे। पीछे जाके दोबारा करना है इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। 4 एम्पियर करंट आ गई, मैंने तो शुरुआत में ही बता दिया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम है, टोटल करंट 6 एम्पियर है, बल्ब भी सेम है, बिल्कुल सेम बल्ब है, सब में बराबर बराबर करंट होगी, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। बीच वाली बटन बंद कर दी, नहीं चलाना मुझे ये पंखा, नहीं चलाना मुझे ये बल्ब, तुमने इसको फ्यूज कर दिया, आइडेंटिकल था, हट गया, तो जो इसका 2 एम्पियर है ये थोड़ी ना इनमें बट जाएगा, ऐसा नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, तो इसको अभी भी 2 एम्पियर ही विड्रॉ करेगा, ये वाला बल्ब भी 2 एम्पियर ही विड्रॉ करेगा, तो नेट विड्रॉ कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, आंसर 4 एम्पियर, क्योंकि एक बल्ब फ्यूज हो गया था और इस बल्ब के फ्यूज होने थे इनके ग्लो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इनका ग्लो कम होगा ना इनका ग्लो ज्यादा होगा, क्योंकि अभी भी ये उतनी ही करंट विड्रॉ कर रहे हैं जितने पहले विड्रॉ कर रहे थे, तो इनके ग्लो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, एक अलग प्रकार का सर्किट लेके आए, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहा है और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ कायम है, सीरीज में, चेक कर लो। फाइंड वही करना है, नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो इनके नाम दे देते हैं, इसका नाम है मान लो R1, इसका नाम दे दो R2 और इसका नाम दे दो R3, ये R1 ये R2 और ये R3। मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3। मान लो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3। आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है, आपको नेट रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, नेट करंट भी फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड करना है और करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सबसे पहले बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करो, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर ये सारी चीजें क्वेश्चन लिख रहने देता हूं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करो, कैसे करोगे एक बात बताओ, ये R2 और R3 काय में है, R2 and R3 are in पैरेलल, R2 और R3 काय में है, पैरेलल में है, सॉल्व कर लो। इक्विवेलेंट को नाम दे दो 1/r डैश, तो 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r डैश, R2 की वैल्यू कितनी है 3, R3 की वैल्यू कितनी है 6, कितना आएगा एलसीएम, मेरे ख्याल से एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 1 जा, 1/r डैश आ गया 3/6। आपको मालूम है रेसिप्रोकल करते हैं क्योंकि आपने अपने आप को चौटियां काटी थी, तो r डैश इज इक्वल टू 6/3, r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम, r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम, मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2 ओम, ठीक है ना। मतलब मान लो ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, इन दोनों को सॉल्व करके आप कितना ले आए, एक रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना ले आए आप 2 ओम, उसको आपने नाम दे दिया r डैश, उसको आपने r डैश नाम दे दिया है। बैटरी वही अभी भी कनेक्टेड है, वही 12 वोल्ट की बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो, जब आप ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपने इन दोनों की जगह रख दिया, ये रखा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, अब वो दोनों काय में हो गए, अब R1 एंड R डैश आर इन सीरीज,
R1 और R डैश, ये रहा R1 ये रहा R डैश, ये दोनों काय में हो गए, R1 एंड R डैश आर इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R डैश। R1 कितना है, R1 चेक करो, R1 है 4, R डैश कितना है, निकाल के लाए थे 2, कितना आ गया 6 ओम। ये आ गया आपका नेट रेजिस्टेंस, 6 ओम इज योर नेट रेजिस्टेंस आंसर। ये आपके नेट रेजिस्टेंस का आंसर है 6 ओम। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, नेट रेजिस्टेंस का आंसर आ गया है 6 ओम। नेट रेजिस्टेंस का आंसर है 6 ओम। ठीक है बच्चों, ये आ गया नेट रेजिस्टेंस 6 ओम। अब जब नेट रेजिस्टेंस मिल गया, नेट रेजिस्टेंस मिल गया है तो नेट करंट भी मिल जाएगी। नेट करंट क्या हो जाएगी, V इक्वल टू, भैया ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर होता है, V कितना है 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, I आपको निकालना है। नेट रेजिस्टेंस आपने कितना निकाल लिया 6, तो I कितना हो जाएगा 12/6, कितना हो गया बेटा 2 एम्पियर। करंट हो गया भाई साहब 2 एम्पियर, करंट हो गया है 2 एम्पियर, नेट करंट है 2 एम्पियर। मतलब सर्किट में कितना एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है नेट करंट। ठीक है ना। अब वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ओके, टोटल 12 वोल्ट था, मान लो इसके अक्रॉस निकालना चाहूं मैं, V1 निकालना चाहूं तो V1 कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं R1 के अक्रॉस निकालना चाहता हूं, V1 निकालना चाहता हूं, तो कितना निकलेगा I R1। I कितना है भैया, इसको तो पूरा का पूरा 2 एम्पियर करंट मिल जाएगा, पूरा का पूरा 2 एम्पियर करंट मिल जाएगा। I है 2 और R1 कितना है 4, 4 2 जा 8 वोल्ट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल अब स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके अक्रॉस 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ है। 12 वोल्ट की बैटरी में से 8 वोल्ट कहां ड्रॉप हो गया, यहां। 12 वोल्ट की बैटरी में से 8 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया। इसको करंट भी कितना मिला 2 एम्पियर। मतलब ये दो आंसर आपके इसके लिए निकला है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 8 वोल्ट, करंट इन R1 2 एम्पियर। ठीक है ना, 2 एम्पियर। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, टोटल 12 वोल्ट की बैटरी थी, 8 वोल्ट भाई साहब ने खा लिया, 8 वोल्ट ने निकल लिया है, तो आगे कितना बचेगा 4 वोल्टेज आएगा ना। इन दोनों के लिए जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, ये R2 और R3, R2 और जो R3 हैं, इन दोनों का मिलकर कितना मिलेगा 4 वोल्ट मिलेगा। चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। इसको भी कितना मिलेगा 4 वोल्ट। चेक कर लो, चेक कर लो बात मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। टोटल 12 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया, 4 वोल्ट आगे की ओर निकला। 4 वोल्ट ने ये देखा ये तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसको भी 4 वोल्ट, इसको भी 4 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसको भी 4 वोल्ट, इसको भी 4 वोल्ट। तो कोई कहेगा भैया V2 कितना है 4 वोल्ट, कोई कहेगा भैया V3 कितना है 4 वोल्ट। तो ये वाला आंसर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, V1 है 8 वोल्ट, V2 है 4 वोल्ट, V3 है 4 वोल्ट। अब कोई पूछे करंट, तो करंट आपने इसका तो निकाल दिया, इसको तो पूरा का पूरा 2 एम्पियर मिल जाएगा, ये 2 एम्पियर आगे बढ़ा है, पूरा का पूरा 2 एम्पियर मिल जाएगा। इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, तो भैया V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या होता है V बाय आर, तो I2 कितना हो जाएगा V2 बाय R2, I2 हो जाएगा V2 बाय R2। तो V2 कितना है, V2 है 4 और R2 कितना है 3, V2 है 4, V2 है कहां गया, V2 4 ही है ना, हाँ V2 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो मेरे ख्याल से ये आएगा 1.3 एम्पियर। तो मेरे को मालूम है अगला अपने आप 0.7 एम्पियर है, 0.7 एम्पियर के आसपास आना चाहिए। तो I2 है 1.3 एम्पियर। चलो I3 और निकाल लेते हैं, I3 और निकाल लेते हैं। ये जो I2 करंट आया है ये 3 ओम के उसमें आया है, 3 ओम रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट है। अब I3 और निकाल लेते हैं। I3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा V3 बाय R3, I3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा V3 बाय R3। V3 कितना है 4 वोल्ट, अभी अपन ने निकाला था, V3 है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है मेरे भाई 6 वोल्ट। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3, 2/3 आया है, या 0.7 के आसपास आ जाएगा, 0.7 एम्पियर। तो I2 है 1.3 एम्पियर, I3 है 0.7 एम्पियर और I1 है 2 एम्पियर। बात भी सही है,
बात इसलिए सही है, इसको 2 एम्पियर मिला। अब ये भी सीरीज में थे, तुम कहोगे भैया ये कैसे सीरीज में है? अरे ये दोनों पैरेलल में है इंडिविजुअली, पर इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ काय में था? सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम होता है, तो इसको भी 2 एम्पियर मिला और इस पूरे कॉम्बिनेशन को भी 2 एम्पियर मिला। इस पूरे कॉम्बिनेशन को 2 एम्पियर मिल गया। अब ये इस पूरे कॉम्बिनेशन में 2 एम्पियर बट जाएगा। इसको कितना मिल गया? 1.3 एम्पियर, तो बचा हुआ किसको मिलेगा? 0.7 एम्पियर। सही बात भी है, ये कम रेजिस्टेंस था, करंट ज्यादा मिला, ये ज्यादा रेजिस्टेंस था, करंट कम मिला। तो ये चारों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन इस समय बोर्ड पे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्चुअल है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखने में थोड़ा सा डेंजरस है पर बड़ा आसान है। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया, उन्होंने एक अरेंजमेंट दिया है। ये एक अननोन रेजिस्टेंस R है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया उन्होंने? 10 वोल्ट। ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया? 8 वोल्ट। उन्होंने एक बैटरी अप्लाई कर रखी है, उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको फाइंड करना है। उन्होंने कहा है इस रेजिस्टेंस में, जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फाइंड करो, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बड़ा आसानी से बनेगा क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है और वो ये है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। चेक कर लो, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है मतलब करंट सेम होगा। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, करंट सेम होगा, तो इसके अक्रॉस करंट निकाल दीजिए, वही करंट इसको भी मिल रहा होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। दोनों सीरीज में है तो जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी होगा। इसके अक्रॉस करंट निकालना बहुत आसान है। V इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय आर, I इज इक्वल टू, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 8, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4, करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर करंट इसको भी मिल रहा होगा, ये 2 एम्पियर करंट इसको भी मिल रहा होगा क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, आई एम नॉट मोदी जी, हाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों करंट जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा तो इसके अक्रॉस करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। करंट मालूम है, वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। फिर से लगा दो अपना रामबाण, V इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस करंट कितना है? अभी निकाला था 2 एम्पियर, कितना आ गया? 5 ओम। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 5 ओम। आपने करंट निकाल लिया, आपने वैल्यू निकाल ली, करंट कितना निकाला? 2 एम्पियर। आपने आर की वैल्यू निकाल ली 5 ओम। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी निकालना है। मैं तो मेरे भाई क्या करता मालूम है, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है, और कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नेट वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ सोर्स। नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स। नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना है सर्किट में? 10 वोल्ट। यहां कितना है? 8 वोल्ट। दोनों का समेशन कितना होगा? 18 वोल्ट। यही वोल्टेज इस बैटरी का भी होगा, यही वोल्टेज इस बैटरी का भी होगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 है 10, V2 है 8, आंसर 18 वोल्ट। नेट वोल्टेज हो गया बैटरी का 18 वोल्ट। तो करंट निकाल लिया आपने 2 एम्पियर, वैल्यू निकाल ली अननोन रेजिस्टेंस R की 5 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी निकाल लिया 18 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज 3 कॉपर कंडक्टर्स along with their face area and length in which figure the resistance will be highest। ये 3 कंडक्टर दिए, तीनों सेम मटेरियल के, कॉपर के। मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, ठीक है ना। तीनों कॉपर के बने हुए, तीनों की लेंथ और एरिया दिया हुआ है। एरिया A, लेंथ L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2, लेंथ 2L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A और L/2, लेंथ L/2। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 मान लें, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लें और इसका रेजिस्टेंस R3 मान लें। वैसे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L बाय A। रो हो गई रेजिस्टिविटी, L हो गई लेंथ और A हो गया एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, वो सॉरी फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। चलो इस हिसाब से हम R1 निकाल लेते हैं। R1 क्या हो जाएगा? रो की जगह रो, रेजिस्टिविटी तो वही की वही है। L कितना है? L
एरिया कितना है A, तो ये है बाबूजी R1। चलो R2 निकाल लेते हैं। रो की जगह रो, लेंथ की जगह कितना आएगा 12, एरिया की जगह कितना आएगा A/2। ये 2 जो है ऊपर घूम के चला जाएगा, तो R2 हो जाएगा 4 रो L/A, 4 टाइम्स रो L/A। मतलब इन शॉर्ट तुम लिख सकते हो जो R2 है वो 4 टाइम्स ऑफ R1 है। चेक कर लो, जो R2 है वो 4 टाइम्स ऑफ R1 है। जरा चेक कर लो सही है कि नहीं। R1 की वैल्यू थी रो L/A, R2 के लिए फॉर्मूला लगाया रो L/A, L की जगह 2L, A की जगह A/2, तो ये 2 ऊपर घूम के चला गया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 टाइम्स ऑफ रो L/A। रो L/A काई की वैल्यू थी R1 की, तो R2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ R1। जो R2 है वो 4 टाइम्स ऑफ R1 आ गया। चलो तो R3 निकाल लेते हैं। R3 कैसे निकलेगा? R3 के लिए भी कोई अलग से स्टेप थोड़ी ना करनी, ये R3 यहाँ निकाल लेते हैं। R3 के लिए भी रो लेंथ कितनी है L/2 और एरिया कितना है 2 टाइम्स ऑफ A। देख लो, लेंथ है L/2, एरिया है 2 टाइम्स ऑफ A। ये 2 नीचे चला जाएगा, तो R3 हो जाएगा रो L/4 इंटू A। ये रो L/A की वैल्यू क्या थी बेटा, यहाँ चेक कर लो। रो L/A की वैल्यू थी तुम्हारी R1, तो जो R3 आया है वो R1/4 आया है। तो चेक कर सकते हो जो R2 है ये 4 टाइम्स ऑफ R1 है, और जो R3 है 1/4 टाइम्स ऑफ R1 है। मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन हो जाएगा? R2। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा R2, उससे छोटा होगा R1, और R3 तो R1 से भी छोटा है, सबसे छोटा होगा R3। तो R2 इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, बीच में है R1 और सबसे छोटा है R3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। कॉपी पे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया बच्चों? एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे। एक सेकंड थोड़ा सा गेट लगा लें क्योंकि साउंड आ रहा है। ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन बहुत शानदार है आपके बोर्ड पे। इसके 5 पार्ट हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये I और V ग्राफ है। 4 कंडक्टर का IV ग्राफ है, चारों कंडक्टर ABCD हैं। ठीक है ना? इनमें से आपको बताना है चारों में से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, आपको बताना है कौन सा थिकेस्ट है, कौन सा बताना है विच इज़ लॉन्गेस्ट है। उसके बाद आपको बताना है यदि कंडक्टर A और B को सीरीज में जोड़ दिया जाए और फिर उसका ग्राफ बनाया जाए, कंडक्टर A और B को जोड़ दिया जाए फिर उनके रेजिस्टेंस का जो भी ग्राफ बनाया जाए उसका स्लोप क्या होगा? लेस देन A होगा, मोर देन A होगा, बिटवीन A एंड B होगा, मोर देन D होगा। फिर 5वां सवाल भी है, यदि C और D कंडक्टर को पैरेलल में जोड़ दिया जाए और फिर उस रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाए तो वो क्या होगा? उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? लेस देन A होगा, मोर देन D होगा, बिटवीन C एंड D होगा, बिटवीन B एंड C। ये क्वेश्चन भाई साहब मैं आपको बता दूं पैराग्राफ या उसमें आने लायक है, पैराग्राफ में आने लायक क्वेश्चन है ये, या इसका कोई भी पार्ट अलग से पूछा जा सकता है। ये है कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है। अपन ने तो टोटल पॉसिबिलिटी यहां लिख दी। अब आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो कि जो IV ग्राफ होता है, IV ग्राफ में जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। IV ग्राफ में स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, मतलब स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा आंसर लिखा है इसका। स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा। मतलब आपको साफ समझ में आ रहा है A का स्लोप सबसे कम है, A का स्लोप सबसे कम है तो A का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। A का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा B का रेजिस्टेंस, उससे कम होगा C का रेजिस्टेंस और सबसे कम होगा D का रेजिस्टेंस। ये बात अपन को पल्ले पड़ गई कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस A का है, उससे कम है B का, उससे कम है C का, सबसे कम है D का। D का स्लोप सबसे ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। A का स्लोप सबसे कम, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब एक बात बताओ, विच ऑफ दीस इज द बेस्ट कंडक्टर? इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन होगा? अरे भैया बेस्ट कंडक्टर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है? D का। आंसर D कंडक्टर सबसे बेस्ट होगा। विच इज द थिकेस्ट? सबसे मोटा कौन होगा? जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है वो है सबसे मोटा। तुम कहोगे भैया सबसे मोटा तो आप हो।
अरे तो हमारा ग्राफ थोड़ी ना बना जो हमको डिफाइन करने चले मोटे हैं पतले हैं। हाँ भाई, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में 4 कंडक्टर बने, इनमें थिकेस्ट कौन है, विच इज थिकेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, जितना ज्यादा थिक होगा, जितना ज्यादा थिक रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, डी का, तो सबसे ज्यादा थिक भी कौन होगा, डी। विच इज द लॉन्गेस्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी लेंथ सबसे ज्यादा। किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, भैया स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। सबसे कम स्लोप किसका है, ए का, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी लेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। तो लेंथ ऑफ ए मतलब कंडक्टर ए इज लॉन्गेस्ट, कंडक्टर डी इज थिकेस्ट, कंडक्टर डी इज बेस्ट, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ कंडक्टर ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, और इफ कंडक्टर सी एंड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड ग्राफ इज प्लॉटेड, एक मिनट कौन आ गया, इफ कंडक्टर ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द कॉम्बिनेशन, अगर उस कॉम्बिनेशन के लिए ग्राफ बनाया गया, सॉरी बच्चों इंटरप्शन के लिए हो जाता है कई बार। इफ कंडक्टर सी एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन दो कंडक्टर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया और फिर उसका ग्राफ बनाया, तो उसका जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, लेस देन ए, बिटवीन ए एंड बी, मोर देन ए, मोर देन डी। देखो भैया, ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये दो कंडक्टर हैं, अगर आप इसको सीरीज में जोड़ोगे, अगर मान लो एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है, दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आएगा, 5 ओम, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हो R1 प्लस R2। तो मैंने आपको बीच लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट, बताया था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट। जो सबसे बड़ा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा कौन होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो ए और बी को यदि आपने सीरीज में जोड़ दिया तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे ज्यादा होगा, किससे भी ज्यादा होगा, लार्जर देन द लार्जेस्ट। वो ए से भी ज्यादा होगा तो उसका स्लोप ए से भी कम होगा। ए और बी को जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा उसका स्लोप ए और ए से भी कम होगा, क्योंकि स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। जब आप सीरीज में दो कंडक्टर्स को जोड़ते हो, जब आप सीरीज में दो कंडक्टर्स को जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट, लार्जर देन द लार्जेस्ट। ए और बी को तुमने सीरीज में जोड़ा तो ए और बी को सीरीज में जोड़ने पर जो तुम्हें नेट रेजिस्टेंस मिला होगा वो लार्जर देन द लार्जेस्ट होगा, मतलब सबसे बड़ा ए है तो नेट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा होगा। जब नेट रेजिस्टेंस उससे ही बड़ा होगा तो उसका स्लोप जो है वो ए से कम होगा, मतलब ऑप्शन इज ए, लेस देन ए। उसका स्लोप ए से भी कम होगा क्योंकि स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका आंसर तुम खुद बता सकते हो। अब इफ कंडक्टर सी एंड डी, कंडक्टर सी और डी को तुमने पैरेलल में जोड़ दिया, अब कंडक्टर सी और डी को तुमने पैरेलल में जोड़ दिया और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करा। सी और डी को तुम पैरेलल में जोड़ दो, तो मैंने पैरेलल का तुम्हें कहानी क्या बताई थी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। यदि 3 रेजिस्टेंस हैं 2, 3 और 4, आपने इनको पैरेलल में जोड़ दिया तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो लेस देन 2 आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो लेस देन 2 आएगा। इसका मतलब आपने सी और डी को पैरेलल में जोड़ा, सी और डी में छोटा कौन था, डी, सी और डी में छोटा कौन था, डी। ये तो साफ समझ में आ रहा है, पहले निकालिए, सबसे छोटा डी है। तो सी और डी को पैरेलल में जोड़ा और उनमें छोटा कौन था, डी। तो ये बात हमें क्लियर हो गई, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा सी और डी को जोड़ने पर वो डी से भी कम होगा। जब डी से भी कम होगा तो उसका स्लोप डी से ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। सी और डी को जोड़ने पर जो नेट रेजिस्टेंस आएगा
पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ने पर जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होगा, मतलब वो डी से भी कम होगा। जब वो डी से भी कम होगा तो उसका स्लोप डी से ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम। तो आंसर इज मोर देन डी। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो रही है, इसलिए न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 बना के आप सबके सामने जरूर लाया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और बढ़िया न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे, पर तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, विश्वास रखिए सब कुछ अच्छा होगा। ये अंतिम प्रहार है इलेक्ट्रिसिटी पे और ये बहुत शानदार होगा। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, मोटिवेटेड रहिए, विश्वास में रहिए, आपसे चीजें बनेंगी। जय हिंद, जय भारत।